बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमन हाशिमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबू ज़र मौज़। आप सबको गुड मॉर्निंग। सीमन आपको गुड मॉर्निंग। और वीकेंड गुजरा, लोगों के पाकिस्तान के जो लोग थे वो इंतज़ार कर रहे थे कि APC होने वाली है, बहुत सियासी मंजरनामा और सियासी मौसम शायद तब्दील हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या आप बताएं। मैंने तो जो उम्मीद लगाई हुई थी, मैं तो उस पर मेरी लगता है पूरा उतर गई है। आपने जो उम्मीद लगाई थी वो पूरी हो गई है। एनीवेज, हमने कंबाइन ही एक उम्मीद लगाई थी कि होगा कुछ नहीं, लेकिन लायहा अमल तो अनाउंस कर दिया है। ऑपोजिशन ने अपनी समझ बूझ और इत्तफाकिया जो एक आपको समझ बूझ इतनी सी लगती है बस। मुझे लगा कि वो इत्तफाक राय जो होना वो बड़ा मैटर करता था। हाँ। क्योंकि कल जब हम मुसलसल देख रहे थे, साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ ने खिताब किया, साबिक सदर ने खिताब किया, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब बाकी लीडर्स की बारी आई, क्योंकि 11 पार्टीज थी जिन्होंने इस APC में शिरकत की, सिवाय जमात इस्लामी के तमाम लोग ही मौजूद थे। सो अब मुझे लगा कि शायद कुछ एग्रेसिव प्लान उस तरह से सामने आएगा जैसे एग्रेसिव स्पीचेस की गई हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल, जिस तरह से कहा, जो स्पीचेस थी वो तो बड़ी ज़बरदस्त थी और उसमें बड़ी बात जामे की गई थी, लेकिन जो एलामिया होता है, जो कि बेसिकली प्लान ऑफ एक्शन होता है, वो क्या था वो आवाम खुद ही बेहतर डिसाइड कर सकती है क्या उनकी उम्मीद जो थी वो पूरी उतरी या फिर नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात करें सियासी मौसम के अलावा, वैसे जो पाकिस्तान में मौसम इस वक्त चल रहा है, लोग परेशान है कि सितंबर में भी इतनी गर्मी है कि 40 के करीब जा रहा है टेम्परेचर और शदीद धूप, और सितंबर एंड हो रहा है, लेकिन फिर भी मौसम आप सोचें कराची में हवाएं बंद है, लाहौर में धूप और इस कदर हब्स वाला मौसम है, इवन इस्लामाबाद में मौसम खुशगवार नहीं हुआ। तो ग्लोबल वार्मिंग जिसका हम जिक्र करते हैं, ये उसी का नतीजा है कि मौसम की अब रुतें भी तब्दील हो रही हैं। जिस महीने में जो मौसम हुआ करता था अब वो नहीं है, लेकिन इस महीने में जो सियासी मौसम है वो तो फिलहाल जैसे कह रहे हैं ना, पारा चढ़ता ही जा रहा है। बहरहाल इस पर हम बात करेंगे और भी बहुत कुछ है जो प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सबसे पहले टॉप स्टोरीज। ऑपोजिशन का वज़ीर आज़म से फौरी इस्तीफे का मुतालिबा, मुल्कगीर तहरीक चलाने का ऐलान। पहले मरहले में अक्टूबर में चारों सूबों में मुश्तरका जलसे और रैलियां मुनाकिद की जाएंगी। दिसंबर से बड़े एहतजाजी मुजाहिरे और मुल्कगीर एहतजाज होगा। जनवरी 2021 में इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाएगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से नया अपोजिशन इत्तेहाद बन गया। APC का नए इंतखाबात का मुतालबा, मीडिया पर पाबंदियों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। APC में 26 निकात की करारदाद मंजूर। पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत हमारा मकसद है। बिलावल भुट्टो कहते हैं सही वक्त पर सही नंबर्स के साथ फैसला करेंगे। एहतजाज, अदम एतमाद, इस्तीफे तमाम जमहूरी और आईनी ऑप्शंस हैं। अपोजिशन को हुकूमत से शिकवा, मौलाना फजल रहमान को अपनों से शिकवा। बराह रास्त खिताब रोकने पर पीपल्स पार्टी और नून लीग पर तनकीद, कहा मेरा बयान मीडिया नहीं दिखा रहा। APC ने भी रोक दिया। सेनेटर शीर रहमान और मरीम औरंगजेब की मौलाना फजल रहमान के खिताब के दौरान मुदाखलत। कमर जमान कायरा कहते हैं मौलाना फजल रहमान का खिताब सोशल मीडिया पर चल रहा था। लाहौर बोर्ड का नतीजा आ गया। पंजाब के तमाम बोर्ड्स के मैट्रिक के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान। लाहौर में मैट्रिक इम्तिहानात के नताइज में तालिबात बाजी ले गई। 1092 नंबर लेकर आयशा नवाज़ ने पहली हासिल की। हैप्पी बर्थडे बिलावल भुट्टो, चेयरमैन पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बिलावल भुट्टो जरदारी आज 32 बरस के हो गए। टॉप स्टोरीज आपने जानी एंड वेलकम बैक। सबसे पहले तो हम बात करने जा रहे हैं कल जो APC हुई इस्लामाबाद में ऑपोजिशन जमातों की, और एक लंबी और बड़ी बैठक थी ये, जिसके बाद पहले तो स्पीचेस चलती रही, जिसमें सबसे पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने खिताब किया। उसके बाद
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने स्पीच की और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी लीडर्स जब बात करते गए, उसके बाद इन कैमरा सेशन शुरू हो गया जिसमें मुशावरत शुरू हुई और ये डिसाइड किया गया कि करेंगे क्या। मौलाना साहब ने जब खिताब किया 24 न्यूज़ ने वो बाकायदा लाइव दिखाया भी, जो वो शिकायत कर रहे थे, ये बाकी मीडिया हाउसेस ने नहीं दिखाया। और उस खिताब में वाज़े तौर पर वो बार बार कह रहे थे पार्लियामेंट जारी, असम्बली जारी, वज़ीर आज़म जारी, तो हमें इस्तीफे दे देने चाहिए, ये वाज़े तौर पर उन्होंने कहा। मुझे लगा कि कुछ इस तरह का एग्रेसिव स्टेटमेंट जो है वो मुश्तरका अलामी में भी अनाउंस किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल, मौलाना फजल रहमान तो पहले दिन से यही कह रहे हैं कि असेंबली जाली है, लेकिन उनके 11 मेंबरान भी इस वक्त असेंबली में मौजूद हैं, तो फिर पहला स्टेप अपने असेंबली मेंबरान से लेना चाहिए। एनीवेज, ये तो मामला उनकी हद तक है। ओवरऑल अगर APC की बात करें कि APC से क्या एक्सपेक्टेशंस थी और फिर क्या हुआ। बनाया गया है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से नया अपोजिशन इत्तेहाद, अब ये तो बन चुका है और इसमें जो तमाम बातें हैं, अगर बात करें मौलाना फजल रहमान की जिन्होंने ये इनिशिएट किया था, तो उन्होंने इस मौके पर कहा कि जमहूरियत और आइन पर यकीन रखने वाली जमातों पर मुश्तमिल एक वसी तर जमहूरी इत्तेहाद तश्कील देकर मुल्कगीर अवामी एहतजाज तहरीक शुरू करेंगे। और ये शुरू कब करें, ये भी प्रॉपर प्लान दिया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, पता नहीं, ये भी लंबी डेट है ना। आप तो काफ़ी आगे तक चलेंगे। मुझे लगता है मार्च के बाद तो ये जितने मर्जी एहतजाज कर लें उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब खैर, इस दौरान पाकिस्तान के तमाम शहरों कस्बों में एहतजाजी रैली निकाली जाएगी और ये जो एक्शन प्लान पूरा पढ़कर सुनाया मौलाना ने, इसमें सबसे पहले तो वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े का मुतालबा किया, फिर कहा कि अपनी इस तहरीक में वकला, ताजिर, किसान, मजदूर, सिविल सोसाइटी, मीडिया और आवाम को साथ लेकर चलेंगे। फिर अक्टूबर, नवंबर और जनवरी 2021 में कहा कि लॉन्ग मार्च किया जाएगा इस्लामाबाद की तरफ, जो कि फैसला कुन होगा। तो ये तो तमाम सूरत हाल रही जो उन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें अनाउंस किया। लेकिन सबसे पहले जो एक धुआंधार एंट्री हुई, वापस एंट्री हुई सियासत में साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, उन्होंने कल अबूज़र 53 मिनट की तकरीर की है और मुझे लगा कि ये काफ़ी एग्रेसिव स्पीच थी जो नॉर्मली मियां साहब अवॉइड किया। बिल्कुल, मियां नवाज शरीफ जब इक़्तिदार में थे तब भी उनके आखिरी दौर में, आखिरी महीनों में जब वो इक़्तिदार से जा रहे थे, जब नज़र आ रहा था तो सिचुएशन काफ़ी इस तरह से नज़र आई थी कि वो बड़ी एग्रेसिव तकरीर कर रहे थे और इदारों के खिलाफ उन्होंने जो बात की। इसके अलावा जो मियां नवाज शरीफ जो इमरान खान के हवाले से जो कहते थे वो भी कल कहा। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट थी कि ये मीडिया पर पहले बात की जा रही थी कि ये नई तकरीर दिखाई देगी, लेकिन ये दिखाई गई। और इसके साथ साथ जो ये अब हुकूमत कह रही है कि मियां नवाज शरीफ काफ़ी सेहतमंद भी दिखाई दिए हैं, वो भी अब सबने देखा है कि माशाल्लाह उनकी सेहत भी बेहतर है पहले से। उस पर तो बात करते हैं हम, लेकिन फिलहाल आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने कहा क्या। खान हमारा एज सच हदफ नहीं है, हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है। ये मैं इलेक्शन से पहले भी कह चुका था और आज भी कह रहा हूं। जब जमहूरियत की इस बुनियाद पर ज़रब लगती है और वोट की इज्जत को पामाल कर दिया जाता है, तो सारा जमहूरी अमल बिल्कुल बेमानी और जाली होकर रह जाता है। इंतखाबी अमल से पहले ये तय कर दिया जाता है कि किसको जिताना है और किसको हरवाना है। अगर पाकिस्तान में वोट को इज्जत ना मिली और कानून की हुक्मरानी ना आई, तो ये मुल्क मुआशी तौर पर मफलूज ही रहेगा। इस नाअहल हुकूमत ने 2 सालों में पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया है, इसका कोई अंदाजा कर सकता है। पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल तबाह हो चुकी है। मुल्क बदअमनी, अफरा तफरी और जराइम का गढ़ बन चुका है। शेखुपुरा सियालकोट रोड पर कौम की एक बेटी के साथ पेश आने वाला वाकया दिल दहला देता है। इस आने के बाद मजीद तकलीफ का बायस उस संग दिल पुलिस अफसर का है जो बुनियादी इंसानी इकदार से भी महरूम है। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने जो कहा वो भी आपने देखा। और इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया है। वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ही इसमें शिरकत उन्होंने की, जिस तरह से मियां नवाज शरीफ ने की। उन्होंने क्या कहा आपको दिखाते हैं। हमने कोशिश की कि किसी तरीके से जमहूरियत बचे, मगर मुझे नहीं लगता कि इनका कोई जमहूरी इदारों को बहाल करने का इरादा है। जैसे APC के बाद पहला बंदा मैं ही जेल में हूँगा, मगर मौलाना साहब से रिक्वेस्ट है कभी मुलाकात पे तो आइएगा। जब से हम सियासत में हैं, हमने कभी ये आलम नहीं देखा कि इतनी टीवी पे बैन हो। और जिस तरह एक CEO को जेल में डाला हुआ है, एक टीवी को बैन किया हुआ है 24 को पंजाब में। आजकल की मीडिया को बैन करना और बैन रखना तकरीबन इम्पॉसिबल है। गंदम जहां सारी बातें की, वहीं पर उन्होंने 24 न्यूज़ की बंदिश का भी जिक्र किया। और आज 21 दिन गुजर गए हैं, आज 22वां दिन है कि
मीडिया पर पाबंदियां लगाई हैं, सब बिल्कुल। उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया। बिल्कुल, इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी के बाद और एक अहम खिताब पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह शहबाज शरीफ साहब ने भी गुफ्तगू की है। वो चूँकि मौजूद थे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में बाकी दीगर मेंबरान के साथ, तो उन्होंने क्या कहा वो भी आपको दिखाते हैं। सीजन का आगाज हुआ है और गंदम इंपोर्ट हो रही है। ये 73 साल में इस तरह दिल खराश मंजर इस कौम ने नहीं देखा था। कर्जे इन्होंने इन 2 सालों में इतने कर्जे ले लिए इस हुकूमत ने कि पिछले 10 साल 5 साल के कर्जे एक तरफ, 10 साल के कर्जे एक तरफ और 2 साल में कर्जे एक तरफ, और फिर जो एहतसाब का अमल यहां पर उसके ऊपर गुफ्तगू हुई। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। असल में इस मुल्क में इस वक्त एहतसाब के नाम पर अंधा इंतकाम है और अभी तक उनकी प्यास नहीं बुझ पा रही। इस दौर में कम सरमायाकारी तारीखी है, सफारती महाज पर नाकामी तारीखी है, मुआशी महाज पर तारीखी नाकामी तारीखी है। तो आज फिर इस तारीखी हुकूमत को तारीख के कूड़ेदान में डालने के लिए हम शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा वो भी आपने देखा। इसके अलावा एक और मामला है जो कि मौलाना फजल रहमान के हवाले से कहा जा रहा है कि कल उन्होंने जो खिताब किया वो उन्होंने इजहार भी किया कि उनका खिताब दिखाया नहीं गया, लेकिन 24 न्यूज़ पर उनका खिताब भी दिखाया गया। और उन्होंने क्या कहा इस खिताब के दौरान वो भी आपको दिखाते हैं। अमल को कंट्रोल करने के लिए एक बड़ा मुवक्कर वफ्द मेरे पास पहुंचा, मुझे इस बात पर आमादा करने के लिए कि आप सख्त मौक़िफ़ छोड़ दें, आप नरम मौक़िफ़ की तरफ चले जाए, एतदाल की तरफ चले जाए। वो मुझे मुतमईन नहीं कर सकते। असम्बली जाली, आपका वज़ीर आज़म जाली, मेरी जुबान में आज चेयरमैन सेनेट जाली, पार्लियामेंट की अक्सरियत को अक़लियत बना दिया और अक़लियत को अक्सरियत बनाकर पेश कर दिया और कहा कि बिल पास हो। अब तो कौमी असम्बली का स्पीकर भी मुझे जाली था। अब जब पूरा पार्लियामेंट भी जाली हो जाए, उसका हुक्मरान भी जाली हो जाए, तो किस लिए बैठे हुए हम? मीडिया को इतना कमजोर कर दिया गया है, इतना मुक़य्यद कर दिया गया है। हमें बहरहाल अमली इक़दामात की तरफ जाना होगा। कंप्रोमाइज का रास्ता बंद। हमें हर तरह की सरकारी तकरीबात। मौलाना फजल रहमान साहब भी खूब गर्जे बरसे एज यूजुअल, क्योंकि उन्होंने तो इनिशिएट की थी ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, लेकिन ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होस्ट की थी बिलावल भुट्टो साहब ने। और उन्होंने क्या कहा इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में वो भी आपको दिखाते हैं। अवाम हमारी तरफ देख रहे हैं, वो इस APC से ना मामूली ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहते हैं, ना सिर्फ हमारा बयानात चाहते हैं, वो ठोस लाहे अमल चाहते हैं। अवाम अपना आवाज़, अपना दुख, अपना दर्द, अपने मसाइल कैसे सामने लेकर आए? अगर उनके मुंतखब नुमाइंदे नेशनल असेंबली में भी बोल नहीं सकते, तो अवाम के लिए क्या उम्मीद होगा? पाकिस्तान के किसान, मजदूर, सफ़ेद पोश तबका, ताजर, सब के सब सरापा एहतजाज है। कठपुतली निज़ाम हम पर मुसल्लत किया है, उनको अब हमें समझाना पड़ेगा। आखिरी दम तक लड़ने को तैयार है। हमने पहले भी कुर्बानियाँ दिए हैं, अब हम उन कुर्बानियों का हिसाब लेना चाहते हैं। तो बिलावल भुट्टो साहब ने भी जो कहा वो भी आपने देखा। इसके अलावा एक और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की अहम रहनुमा और इस वक्त जो कि खासी वोकल हैं, मरीम नवाज साहिबा, उन्होंने भी गुफ्तगू की इस APC में। उन्होंने क्या कहा वो भी आपको दिखाते हैं। काजी फाइज ईसा अगर और जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब हैं, उन जैसे आइन और कानून के पर चलने वाले जजेस को तस्वीर का निशाना बनाया जाता है। उनकी वाइफ जो सरीना ईसा है, वो लाठियां टेकते हुए जब कोर्ट के चक्कर लगाती हैं, FBR के चक्कर लगाती हैं, तो उनकी तस्हीक की जाती है। एक डिस्क्रिमिनेशन है, ये अब नहीं होनी चाहिए। अरशद मलिक साहब का केस आपके सामने है कि अरशद मलिक साहब को किस तरह उसने एतराफ किया कि मुझसे ब्लैकमेलिंग करके मियां साहब के खिलाफ फैसला दिया गया। अगर कोई काबिल एहतराम है, इदारे सब काबिल एहतराम है, अगर वो अपनी हदूद में रह के काम करते हैं, सब काबिल एहतराम है। लेकिन अगर कोई इदारा सबसे ज्यादा काबिल एहतराम है तो वो पार्लियामेंट है। ऑपोजिशन के अंदर भी काली भेड़े हैं जिनका एहतसाब हमें खुद को करना चाहिए, अपनी अपनी पार्टीज को देखना चाहिए। लेकिन उस पे जो फख्र किया जा रहा था कि ऑपोजिशन हार गई और हुकूमत जीत गई, तो ये धोखाबाजी जो हुई है और ये जो इस किस्म की हरकतें हुई हैं, ये शर्म का मकाम है, फख्र का मकाम नहीं है।
तो जी एपीसी तो हो गई, अब इसके बाद लाहेमल भी सामने आ चुका है और अगले 4 महीने का लाहेमल भी दिया गया एपीसी की जानिब से। लेकिन हुकूमत अब क्या सोच रही है, हुकूमत क्या एक्सपेक्ट कर रही थी और अब किस तरह से रिस्पांस करेगी एपीसी को। फवाद चौधरी और दीगर मेंबरान ने तो बात की, लेकिन हम इस वक्त गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रमेश कुमार साहब, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जान लेते हैं कि क्या है स्टैंस इस एपीसी को लेकर हुकूमत का। रमेश कुमार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमेश साहब, जिस तरह से अब पूरे पाकिस्तान की जो अपोजिशन कल तकरीबन इकट्ठी थी और जो अवाम है वो भी देख रही थी कि क्या होने जा रहा है एपीसी में, क्या एलामिया होगा, हुकूमत का स्टांस क्या है, हुकूमत कैसे इसको देख रही है, क्या लाहेअमल होगा हुकूमत का, कुछ जवाब तैयार कर रखा है? शुक्रिया, आपने तो मुझे 5 मिनट बात करने के लिए कहा था, मगर ये तो आपने मुझे सारी वो चीजें बता दी, सारी चीजें सबकी सुना दी जो सुबह सुबह अवाम का भी दिमाग खराब, मेरा भी दिमाग खराब। ये चीजें किसी पे टीवी बातें ये पहले से ही हम सुनते आ रहे हैं। मैंने कल एपीसी से पहले ही ये बता दिया था कि एपीसी इज नथिंग, कुछ नहीं है। ये बचाओ तहरीक जो है ये आपस में टूट जाएगी, आपस में जो है वो एतमाद का फकदान बहुत है, अपोजिशन डिवाइडेड है। और जब आदमी के अज़ाइम गलत होते हैं तो वैसे भी वो चीजें पायदार नहीं होती हैं। आपने माजी में भी देखी, अभी भी देखी, इस वजह से इन्होंने 3-4 महीने का प्लान दे दिया है। हमें इनसे कुछ भी नहीं है, कोई खतरा हमें नहीं है, नहीं अपोजिशन से खतरा है, नहीं एपीसी से खतरा है। मैं समझता हूँ हम अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर जो फोकस करके बैठे हैं उधर हमें और ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। अवाम पहले भी हमारे साथ थी, आज भी हमारे साथ है। सिर्फ हमें अवामी इश्यूज को फोकस करना चाहिए और अवाम को आगे पता चलेगा कि अगर मियाँ साहब ने बात की, आसिफ जरदारी ने बात की, बिलावल साहब ने बात की, जिन जिन लोगों ने बात की, किसने अवामी इश्यूज के ऊपर बात की है। किसी का फोकस अवामी इश्यूज के ऊपर नहीं था। अगर एक बंदा बात करता है नैब को गालियां देता है, एक बंदा बात करता है तो इदारों को गालियां देता है कि इदारों ने ये किया है, मगर किसी न किसी एक करता है तो कि भाई मैं जुडिशरी के फेवर में जो वो आना चाहती हूँ। ये जो कुछ है ये मतलब हर चीज को जैसे डिवाइड करना, लड़ाना, इस किस्म की पॉलिसी मुल्क को कमजोर करती है, मुल्क को मजबूत नहीं करती है। कोई भी मुल्क का खैर ख्वाह जिस किस्म की बात की गई जमहूरी लीडरों की, ये मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसे जो है वो बात इनको करनी चाहिए थी। जी अच्छा, ये कहिएगा, आपने कहा कि अवामी मसाइल पर बात नहीं की। अब 53 मिनट का खिताब अगर साबिक वज़ीर आज़म का ही देख लें तो उसमें उन्होंने इदारों की बात की, इदारों को तनकीद का निशाना भी बनाया, लेकिन साथ साथ मुल्की मसाइल का भी जिक्र किया। क्या आप समझते हैं कि मुल्क में एक्चुअली मसाइल हैं जो तहरीक इंसाफ डिलीवर नहीं कर पा रही, या तहरीक इंसाफ को मसाइल दरपेश हैं कि आवाम की सुनवाई नहीं हो पा रही? वो चाहे बेरोजगारी की मद में हो, वो मईशत की मद में हो, वो कारोबार की मद में हो, वो मीडिया बंदिश की मद में हो, इसका इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने। देखिए उन्होंने एक तो मैंने तो खैर सुनी नहीं कल एपीसी। मैंने तो कल जब ये एपीसी चल रही थी बाखुदा मैंने टीवी बंद कर दी थी। मैं टीवी तक मैंने नहीं खोली कि मेरे सामने कोई ऐसी चीज नहीं है। मैंने कहा मैं नहीं देखता। मगर अभी जो आपने क्लिप सुनाई उसके अंदर उसने मोटरवे का बात की है कि मोटरवे का वाकया जो है, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, नहीं होना चाहिए। मगर ये अगर लैप्स हुआ एक सोसाइटी का कल्चर जो जिस तरीके से नहीं, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अगर जैसे औरत कहीं पे जा रही है, लड़की जा रही है अगर अपनी ड्रेस में, तो उसको देखने शुरू हो जाते हैं। ये कल्चर हो गया है यहाँ पे। एक तो उस कल्चर को कौन तब्दील करेगा? मुआशरा तब्दील करेगा। 15 साल पंजाब में हुकूमत रही, क्यों तब्दील नहीं हुआ? अगर पुलिस का निज़ाम रैपिड रेस्पॉन्स नहीं था तो 15 साल में क्यों नहीं हुआ? मैं ये मानता हूँ कि ये जो है वो होना, ये जो है वो हमारी 2 साल मैनिफेस्टो जो हमारा था और उसको रिफॉर्म होना चाहिए था, मगर उसकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी गवर्नमेंट को देना चाहिए। मुनासिब है? बिल्कुल मुनासिब नहीं है। रमेश कुमार साहब, आपने कहा कि ऑब्वियसली मसाइल पहले के भी हैं और उसके साथ मसाइल जो पहले के हैं उनको भी डील करना होगा, और जो इस वक्त हुकूमत को दरपेश मसाइल हैं जो इसी गवर्नमेंट के दौरान हुए थे वो भी हुकूमत नहीं देखने हैं। पुराने मसाइल तो साथ आ रहे हैं लेकिन नए मसाइल भी खड़े हो रहे हैं। नए मसाइल पुराने मसाइल इकट्ठे करके रिस्पॉन्स कैसा है गवर्नमेंट का? लोग इससे खुश नज़र नहीं आते। लोग कहते हैं कि रिस्पॉन्स टाइम बेहतर नहीं है गवर्नमेंट का भी, गवर्नेंस बेहतर नहीं है गवर्नमेंट की। इसके अलावा जो प्लानिंग नज़र आ रही है वो भी बहुत स्लो है। इस पर आप क्या कहेंगे? वाकई मसाइल हैं जैसे सिमले में कहा, मईशत का, कारोबार के मसाइल हैं, कारोबार के अलावा आपकी बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। सुबह स्पेशली मॉर्निंग शो के अंदर मेरी झूठ बोलने की आदत नहीं है।
और मैं अपने बात को भी जबान को खराब नहीं करूंगा। मैं समझता हूं जो हमारा टारगेट था, जो हमारा मैनिफेस्टो था, उसको हमने अचीव नहीं किया है। लोगों की हमारे से उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, उस टारगेट को हमने पूरा नहीं किया। मगर हमारा ट्रैक, हमारी नीयत, हमारी डायरेक्शन दुरुस्त समत में है। कोई करप्शन नहीं है, दुरुस्त समत में है। कुछ डिसीजन गलत, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब के जरूर है, उसको दिन ब दिन क्योंकि नए हैं उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। नीयत साफ होती है, जैसे कोविड के अंदर एक नीयत साफ थी लीडर की। एक कैप्टन जो होता है उसकी नीयत जब साफ होती है, डायरेक्शन उसकी जो भी हो, तो खुदा की रहमत भी उनका साथ देती है। आपने कोविड के अंदर देखा कि हमारे एफर्ट्स इतने थे या नहीं थे, मगर जो कोविड के अंदर दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान को जो एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला है कि पाकिस्तान ने जो किया है वो मैं ठीक है। अच्छा रमेश कुमार साहब, सिर्फ वाज़ेह करने के लिए एक बात बता दीजिए कि अब जो ये प्लान अनाउंस किया है एपीसी ने कि रैलियां, जलसे, उसके बाद एहतजाज और फिर जनवरी 2021 में लॉन्ग मार्च होगा, आप कह रहे हैं हुकूमत को ना इससे कोई डर है ना खतरा है? बिल्कुल कोई खतरा नहीं है। ठीक है, मैं आपको बताऊं जो कराची के हालात थे उसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट के लिए खतरा था कराची का। हमने उस वक्त भी मुखालफत की कि नहीं, जो सिस्टम है, जो एक चीफ एग्जीक्यूटिव बना हुआ है मुराद अली शाह, वो चलना चाहिए। सिस्टम के साथ जो है वो कंट्रोल जो 18th अमेंडमेंट में है वो चलना चाहिए। हम जैसे लोगों ने उनका फेवर किया। आज भी मैं समझता हूँ ये जो लोग क्यों कर रहे हैं, जो असेंबली से बाहर बैठे हैं इतने सालों के बाद, अगर बाहर बैठे हैं वो यूज करना चाहेंगे टेम्पररी फॉर पॉइंट स्कोरिंग। पीपल्स पार्टी PMLN आगे आएगी, मगर उनको दोनों पॉलिटिकल पार्टी को पता है कि हमारा सर्वाइवल इन एहतजाजों में नहीं है। एक के पास सिंध गवर्नमेंट है और दूसरे के पास जो है ये है कि हमारी दो डायरेक्शन है, एक शहबाज शरीफ की, एक रमेश कुमार साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और आपने बड़े वाज़े तौर पर पार्टी का स्टांस सामने रख दिया कि तहरीक इंसाफ को कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो 3 से 4 महीने का प्लान इन्होंने अनाउंस कर दिया है होगा कुछ भी नहीं, तो गवर्नमेंट मुझे लग रहा है कि मुतमईन, बिल्कुल मुतमईन भी। और इसके साथ साथ ये भी उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि मसाइल हैं जिसको हल करना ही हुकूमत की जिम्मेदारी भी, और इसके लिए काम किया जा रहा है। जहाँ पर कमी हुई है उसका भी उन्होंने इतराफ़ किया है। एनीवेज एक ब्रेक लेते हैं, इस पर मज़ीद बात करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। गवर्नमेंट का वर्जन तो आपने सुना और गवर्नमेंट कहती है कि उन्हें कोई खतरा नहीं है और ये तमाम चीज़ें जो हैं सिर्फ दिखावे की जा रही हैं। इस पर मुस्लिम लीग नून क्या कहती है, और पंजाब में ख़ास तौर पर जब ये क्लेम भी करते हैं कि बड़ा होल्ड है उनका और अब ये जलसे और रैलियां जब शुरू होंगी तो लीड कौन करेगा इसे और किस तरह से किया जाएगा, इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक हुकूमत में तर्जुमान भी रहे हैं पंजाब हुकूमत के मलिक अहमद खान साहब, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। गवर्नमेंट तो कह रही है हमें कोई खतरा नहीं है और ये तमाम जो कल मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जो अनाउंसमेंट्स की गई ये सिर्फ दिखावे की हैं, ऑपोजिशन को इससे हासिल कुछ नहीं होगा। देखिए गवर्नमेंट का ये एट द बेस्ट जो मैं इसको कंस्ट्रू कर सकता हूँ कि ये एक स्टेट ऑफ डिनाइल है कि जब वो अपनी खुली आंखों के साथ देखें कि पाकिस्तान की तमाम मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज एक मुश्तरका लाएअमल देने की बात कर रही हैं और वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये हुकूमत जो है ये इसका जो मैंडेट है ये भी दुरुस्त नहीं है, इस हुकूमत की गवर्नेंस भी दुरुस्त नहीं है। वो यहाँ पर ये बात भी कर रही हैं कि इस हुकूमत ने मईशत को बर्बाद कर दिया है, लोगों की मुश्किलात में बहुत इजाफा है, कमर तोड़ महंगाई है जी। वो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही हैं कि यहाँ पे वो जो सबसे सिक्योर और सेफ अब समझे जाने वाले एरियाज हैं पाकिस्तान के, जैसे लाहौर के रिंग रोड्स हैं जो कि सबसे बेस्ट सर्वेलेंसेज और जहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ पर इस तरह की सूरत हो और एक मुलजिम एट लार्ज हो अभी तक और 12 दिन गुजरने के बाद भी उसको पकड़ा ना जा सकता हो और पुलिसिंग ऐसी हो कि उसमें CCPO की जो इनसेंसिटिव इनह्यूमन बिल्कुल है जी मलिक साहब, गवर्नमेंट उसके पीछे खड़ी हो, तो ये मतलब इट्स नॉट वन थिंग। मैं सिर्फ आपको एक लिस्ट ऑफ काउंट देने की कोशिश कर रहा था एंड इफ आई कैन कैरी ऑन एंड आई कैन कैरी ऑन फॉर आवर्स।
मलिक साहब, मामलात ऑब्वियसली खासे एक लंबी लिस्ट होगी आपके पास भी, और तभी अपोजिशन इकट्ठी बैठी एपीसी के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। लंबी लिस्ट है, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। एपीसी ने इसमें गुफ्तगू भी की, बहुत से टॉपिक्स थे जिन पर बात की है। पार्लियामेंट का तकद्दुस, गिलगित बल्तिस्तान, गैर कानूनी हिरासती मराकज़, अदलिया की आज़ादी, यकसा इंतसाब और बहुत से मामलात थे। लेकिन ये निशानदेही करना क्या मकसद था या फिर कोई हल था? क्योंकि आवाम ये कह रही है कि 4 महीने मजीद दे दिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक अभी लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया। मतलब ये 4-5 महीने, आपको नहीं लगता कि ये बड़ा डिले कर दिया गया है? क्योंकि अपोजिशन से तो ये एक्सपेक्ट करी थी आवाम, जो कि साथ थी अपोजिशन के, कि ये फौरी तौर पर कुछ बड़ा स्टेप लिया जाएगा। देखिए, ये बुनियादी तौर पे जब आप इस तरह की कोई तहरीक जिसमें इस बात को आप एक पब्लिक सपोर्ट, हम नहीं चाहते कि कोई गैर आईनी तरीका हो, हम नहीं चाहते कि हम इमरान खान की तरह किसी एक सूबे में मौजूद हुकूमत से जत्थाबंद लश्कर लेकर निकलें और पाकिस्तान को कुरून वस्ता का पाकिस्तान बना दें और हमलावर हो जाएं और ला के हम मुसल्लह दस्तों को बिठा के पार्लियामेंट हाउस और फॉर दैट मैटर सुप्रीम कोर्ट और प्राइम मिनिस्टर के हाउस का घेराव कर लें और उसको फिर एक कबायली तरीके से तय करने की कोशिश करें, सुप्रीम कोर्ट का मुहासरा करके उनको कहें कि ज़बरदस्ती ये पिटीशन मानो। नो सर, दिस इज नॉट रॉन्ग। हम पॉलिटिकल जमहूरियत, हम सियासी लोग हैं और जमहूरियत में यकीन रखते हैं। तो ये जो रेलिंग है, ये रेलिंग बेसिकली उस पब्लिक सेंटिमेंट को, जो पब्लिक सेंटिमेंट इस वक्त हम रोज फील करते हैं जब हम अपने हलकों में जाते हैं, पब्लिक से इंटरेक्ट करते हैं, तो लोग इस वक्त एक बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। लोग इस वक्त एक मतवसत तबके के एक आदमी के लिए अपने घर का चूल्हा चलाना मुश्किल है, एक आदमी के लिए अपने बच्चों की फीस अदा करना बिल्कुल सही। मुआशी बदहाली का शिकार तो है ही मुआशरा मलिक साहब, लेकिन अदम एतमाद, इस्तीफे, ये भी जमहूरी ऑप्शंस ही हैं, आईनी ऑप्शंस ही हैं। पार्लियामेंट के अंदर ये फाइट क्यों नहीं लड़ी जाती? अब या ये कहेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर उस तरह से नंबर ज्यादा होने के बावजूद, मुश्तरका ज्वाइंट सेशन में नंबर ज्यादा होने के बावजूद ऑपोजिशन को सुबकी का सामना करना पड़ता है? ये देखिए, ये तो एक बड़ी ही अजीब सी मंतक है कि जब हम ये कहते हैं कि हुकूमत को कामयाबी और अपोजिशन को नाकामी, यानी आप स्टेट के ऑपरेटर्स को क्लैंप कर रहे हैं अपॉन अपोजिशन टू डिफीट अपोजिशन। यानी पार्लियामेंट में आपकी एक अददी अक्सरियत है और उसको अक़लियत में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो फिर वो जो हुकूमती वसाइल और ताकत झोंकी जाती है, वो जो फिर नैब का इस्तेमाल किया जाता है, ये फिर जो लोगों को विन ओवर किया जाता है, जैसे चेयरमैन नैब के चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के मौके पर किया गया था। तो फिर इसके बाद लेकिन मलिक साहब, किया गया था या फिर कर दिया जाता है? आपकी पार्टी के लोग थे, वो नहीं आए, पीपल्स पार्टी के लोग थे, वो नहीं आए हैं। इसके अलावा दीगर पार्टीज के लोग जो नहीं आए, उनसे आप विद इन पार्टी तो पूछ सकते हैं, शो कॉज नोटिस, इस बारे में कोई बात हुई है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर दें ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसे ना हो। सेनेट में भी हुआ, किसी कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं की गई। अब ये जो चंद दिन पहले असेंबली फ्लोर पर हुआ, वो भी सबने देखा, तब भी कोई कार्रवाई अभी तक नजर नहीं आई। एपीसी में इस बारे में कोई बात की आपने कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए? अक्सरियत के बावजूद आप लोग कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सके? देखिए, जो सेनेट में था वहाँ तो सीक्रेट बैलेट था, तो एसरटेन करना बड़ा तकरीबन नामुमकिन होता है कि सीक्रेसी ऑफ बैलेट को आप किसी तौर पे भी रीड आउट नहीं कर सकते कि कौन सा वोट किसका था। तो उस पर कोई एक अजम्पटिव या हाइपोथेटिकल बात ही हम कर सकते हैं। लेकिन इस मामले में या फिर अददी अक्सरियत जब उसको अक़लियत में बदला गया तो काउंट नहीं किया गया। ठीक है। हाँ, ये दुरुस्त है कि कुछ मेंबर्स वहाँ पर नहीं थे, जो कि बीमार थे, कुछ कोरोना में थे, कुछ जेलों में हैं, तो ये अददी अक्सरियत जेलों में डालकर कम की। ठीक है, ये तो ऑपोजिशन डिमांड कर ही रही है कि नंबर्स का हेरफेर हुआ, ये ऑपोजिशन का मुतालिबा है। मलिक साहब, एक छोटा सा क्वेश्चन, क्विक रिस्पांस चाहिए आपका। अब ये जो रैलीज और जलसे शुरू होंगे या जो प्रोटेस्ट किया जाएगा, मुस्लिम लीग नून की तरफ से इसको कौन लीड करेगा और क्या आप समझते हैं कि अवामी जो रिस्पांस है वो मिलेगा? बहुत से हल्के अब ये भी कह रहे हैं कि मियां साहब ने जो कल स्पीच की 53 मिनट की, काफी हेल्दी लग रहे थे वो, अब उन्हें वापस आ जाना चाहिए, यहाँ से आकर लीड करना चाहिए अपनी जमात को। देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो इसका एक ह्यूमैनिटेरियन पहलू है, उस पर क्योंकि कोई बात करने को तैयार नहीं है तो हम भी उसको साइड को छोड़ के आगे जाते हैं। और इसके अगर सियासी पहलू की बात की जाए तो ये हुकूमत मियां साहब का बोझ किसी सूरत में नहीं उठा सकती, ना इस सूरत में कि वो आएँ और आके
ये उनको जेल में डालें तो तब उनके लिए ये बहुत भारी है। और अगर आके वो इस तहरीक को लीड करते हैं और उसकी ये जो एक उनकी जो पॉपुलर पुल है उसका आपने अक्स मरियम की रैलिंग के अंदर देखा कि गवर्नमेंट को उनको मीडिया से ऑफ करना पड़ा और उनके खिलाफ फौरी मुकदमा बेबुनियाद कायम करना पड़ा और उनको फौरी तौर पर उन्हें जेल में डाला। तो वो एक घबराहट की, क्योंकि जब वो बाहर निकली थी तो किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और जब शहबाज साहब और मियाँ साहब और मरियम ये तीनों देखिए हमजा आज तक जेल के अंदर है, तो ये सारे लोग जब बाहर निकल के रैलिंग के लिए बाहर निकलेंगे तो फिर ठीक है, जब ये सब बाहर निकलेंगे तो फिर ऑब्वियसली गवर्नमेंट पर प्रेशर होगा और फिर देखेंगे हम कि किस तरह से गवर्नमेंट के जो है इस पर रिएक्ट करती है। बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने यही कहा जो सिचुएशन है गवर्नमेंट इसको समझ नहीं रही है। हालांकि अपोजिशन एक फोकस होकर अब गवर्नमेंट के खिलाफ तहरीक चलाएगी जिसमें अपोजिशन कामयाब होगी, ऐसा कहना है मलिक अहमद खान साहब। बिल्कुल, इसी के साथ हम एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर हाजिर। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बड़ी एक्साइटमेंट होती है जब स्पेशली आपका फर्स्ट जो ऑब्स्टिकल है टुवर्ड्स योर करियर वो क्लियर होता है। ऑब्स्टिकल मैं कह रही हूँ बट फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट मंजिल जो आप अचीव करते हैं वो मैट्रिक। आपको याद है कितनी मतलब सारी रात ऐसे स्टमक में बटरफ्लाइज, जब रिजल्ट आने वाला हो तो बहुत से बटरफ्लाइज तो होते हैं, उसके अलावा टेंशन होती है, पूरे खानदान फैमिली के फ्रेंड्स सब देख रहे होते हैं कि क्या बनेगा। और अगर आप लाइक स्टूडेंट हो ना, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो और ज्यादा आपसे उम्मीदें भी बढ़ जाती है ना कि पता नहीं क्या होने वाला है। एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट तो बेचारा बस बैठा रहता है कि अच्छा जो भी रिजल्ट आएगा देखेंगे। आप कौन सी वाली कैटेगरी में थे? मैं एवरेज में था वैसे। अच्छा, नहीं मुझे लगता नहीं है, लेकिन अगर मॉडेस्ट होना चाहिए इंसान को थोड़ा सा कि मैं एवरेज था। और मुझे लगता है अबू सर ये इसलिए भी कह रहे हैं कि लाहौर की मैट्रिक बोर्ड का जो नतीजा अनाउंस हुआ, हर साल मुझे बड़ी एक्साइटमेंट होती है। एज अ जर्नलिस्ट मैं देखती हूँ कि लड़कियों ने बाजी लिया या लड़कों ने, बट मोस्टली होता है लड़कियों ने लिया। और इस दफा भी एक लड़की है, स्टूडेंट है आयशा नवाजिश, जिन्होंने 1092 मार्क्स लिए, 1092 नंबर 1100 में से, मतलब सिर्फ 8 नंबर माइनस। हैरान हो जाऊं कि 8 नंबर सिर्फ। ये आयशा ने मेरा ख्याल है ग्रेस दे दी होगी मैट्रिक बोर्ड को कि 8 नंबर उन्होंने छोड़ दिए, वरना वो मेरा ख्याल है जिस तरह जा रही थी वो पूरे भी ले सकती थी। और बड़ी बात है और ये वो हम उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं। 1092 नंबर लेकर आयशा ने पहली पोजीशन हासिल की है। दूसरे नंबर पर अरूबा हैं 1091 और तीसरे नंबर पर 1090 के साथ उनजा शहजादा, मतलब तीनों पोजीशंस लड़कियों ने लिया। लड़कियां ज्यादा मेहनत करती हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि ज़हीन ज्यादा होती हैं, ज़हीन दोनों ही होते हैं, बट आई थिंक फोकस्ड और ज्यादा अल्लाह का करम होता है बस। आयशा को हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आई एम सो प्राउड ऑफ यू बीइंग अ गर्ल कि आपने पोजीशन ली और लाहौर बोर्ड में पोजीशन ली। कैसा लग रहा है? एक्सपेक्टेड था कि आपके इतने नंबर आएंगे और पहली पोजीशन आपकी होगी? सबसे पहले तो थैंक यू जी, मुझे बिल्कुल उम्मीद थी कि मेरी पोजीशन आएगी और अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी पोजीशन आई भी और मैं बहुत हैप्पी और प्राउड फील कर रही हूँ। ज़बरदस्त। आयशा बहुत बहुत मुबारक हो पहले तो आपको, आपकी पूरी फैमिली को। ये बताइएगा कि आपने कहा कि आपको लगता था कि आपकी पोजीशन आएगी, दैट मीन्स कॉन्फिडेंस था और आपकी तैयारी भी डेफिनेटली ऐसी होगी। कैसे की तैयारी, थोड़ा सा बताइएगा हमें कि इतने नंबर कैसे आ जाते हैं, क्योंकि बहुत से जो अभी स्टूडेंट्स होंगे जो आपको देख रहे होंगे वो चाहते होंगे कि नंबर वो भी लें इतने। कैसे लिए आपने नंबर, थोड़ा सा बताएं। जी ये मार्क्स वगैरह लेने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन ये है कि इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आप अपनी इंजॉयमेंट को बिल्कुल भूल जाओ। साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज भी बहुत जरूरी है और मेहनत भी बहुत जरूरी है। लेकिन मैं यही सारे स्टूडेंट्स को मैसेज दूंगी कि जब आप पढ़ रहे हो, जब आप स्टडी कर रहे हो तो पूरा फोकस आपका स्टडी पे हो, तो आप कोई भी गोल अचीव कर सकते हो। कोई भी गोल अचीव कर सकते हो। जबरदस्त। अच्छा आयशा, मुझे ये बताएं, आप पढ़ाकू टाइप बच्ची थी, मतलब फैमिली में सब आपको कहते थे कि अच्छा ये तो बहुत पढ़ाकू है, इसने तो टॉप करना ही करना है, बड़े नंबर ले लेने आयशा ने? जी ऐसा था, लेकिन ये कि सारों को उम्मीद थी, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहनत की थी तो सारों को उम्मीद थी मेरी पोजीशन आएगी, लेकिन सारों की दुआएं भी थी जो मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ, मुझे ये कामयाबी मिली है। पढ़ाकू की जहाँ तक बात है तो वो पढ़ना तो पड़ता है अगर कोई अचीवमेंट, कोई गोल अचीव करने। जबरदस्त आयशा, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। अब आपने इतना पढ़ लिया, 1092 नंबर आपने तो ले लिए, मैट्रिक में फर्स्ट पोजीशन भी आ गई, अब नेक्स्ट क्या प्लान्स हैं, क्या करना है आगे, कौन सी आपने लाइन चूज़ की है, फील्ड कौन सी चूज़ की है, फिर उधर क्या आपके प्लानिंग्स हैं, गोल्स क्या हैं, ये भी बताएं ज़रा।
मैं आगे मेडिकल चूज करूंगी क्योंकि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहती हूँ। मेरा मेन गोल है कि मैं पाकिस्तान का भी नाम रोशन करूँ, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। मेरी बहुत बड़ी विश है और इसके लिए इंशाल्लाह मैं आगे भी मेहनत जारी रखूंगी। आगे भी मेहनत जारी रखेंगे। अच्छा आयशा, ये आपकी अपनी ख्वाहिश थी डॉक्टर बनने की या पेरेंट्स का प्रेशर है? नहीं, ये मेरी बचपन से एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। पेरेंट्स का इसमें कोई वो नहीं है क्योंकि मैं खुद ही डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। और आयशा, थोड़ा सा ये भी बताइएगा, जैसे आपने कहा कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी होती हैं, तो आपने अपना स्टडी पैटर्न क्या रखा था? सिर्फ स्कूल के ऊपर फोकस किया हुआ था या कोई एकेडमी थी, प्राइवेट ट्यूशन्स थी जो आप लेती थी? क्योंकि अक्सर बच्चे ये देखते हैं यार इसने तो एकेडमी भी ज्वाइन की होगी, इसने कोई प्राइवेट ट्यूटर भी रखा होगा, और जरूरत भी पड़ स्टडी जाती है। रूटीन क्या थी आपकी? नहीं, अगर एकेडमीज की बात की जाए तो मुझे एकेडमीज पसंद नहीं थी। मैंने टोटली फोकस जो स्कूल की स्टडीज थी उन्हीं पे किया था। अगर आप सिर्फ अपने स्कूल की स्टडीज को सीरियस लेके चलोगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको साथ एकेडमी की जरूरत पड़ेगी या इस तरह कोई प्राइवेट ट्यूटर रखना पड़ेगा। बस आप अपने स्कूल की स्टडीज को सीरियस लो तो आप मेरा ख्याल है ये सारा कुछ अचीव कर सकते हो। जबरदस्त आयशा, बड़ा जबरदस्त आपने परफॉर्मेंस दिखाई है और अल्लाह ताला आपको आगे भी कामयाबियां दे। आपने बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाकर पाकिस्तान का नाम भी रोशन करें। आइंदा भी बहुत शुक्रिया आपका और एक दफा फिर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल, और ऐसे लोगों से मिलकर और ऐसे बच्चों से मिलकर मेरा खून जो है ना वो डबल हो जाता है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के फ्यूचर में ये अपना रोल जरूर प्ले करेंगे। एनीवेज जी, वी आर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद हेडलाइंस जानिएगा, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और कुछ और टॉपिक्स भी हैं। कल तो ज़बान ज़द-ए-आम और मैं कहूँगी कि हर जगह पर, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे मीडिया हो, APC ही डिस्कस हो रही थी, लेकिन और भी बहुत से इश्यूज़ हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल्स कल से दोबारा खुलने वाले हैं, प्राइमरी जिसमें 6 से मैट्रिक तक के स्टूडेंट्स अब आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ और खबरें आई ओवर द वीकेंड जिसमें FBR ने एक लिस्ट जारी की कि किसने टैक्स दिया है किसने नहीं। ये तमाम रनडाउन आपको बताएंगे टॉप स्टोरीज में। तालीमी इदारे खुलने के बाद कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। 23 वज़ीर तालीम सिंध ने कहा कि 23 सितंबर को स्कूल नहीं खोलेंगे, बच्चों की सेहत से नहीं खेल सकते। शफकत महमूद ने कहा जल्दबाजी का फैसला तदरीसी अमल तबाह कर देगा। FBR का सरीना ईसा को 3 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा टैक्स जमा कराने का हुक्म। सरीना ईसा ने कहा कि FBR के हुकाम ने उन्हें सुने बगैर नोटिस जारी किया। M8 मनसूबे से बलूचिस्तान के अवाम की तवील महरूमी दूर होगी। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने कहा M8 से इलाके में समाजी और इक्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम आएगा। शहंशाह कवाली और मौसीकार हाजी मकबूल अहमद साबरी की आज 9वीं बरसी मनाई जा रही है। मकबूल साबरी अपनी गायकी के जुदागाना अंदाज से दुनिया भर में जाने जाते हैं। नूरजहां की आज 94वीं सालगिरह मनाई जा रही है। मलिका तरन्नुम के गाए गाने आज भी कानों में रस घोलते हैं। 6 दहाइयों पर मुहित फनी सफ़र में उन्होंने 26 भारतीय और पाकिस्तानी फिल्मों में मरकजी किरदार भी अदा किए। जी, टॉप स्टोरीज आपने जानी, बाकायदा आगाज़ करेंगे। और ऑपोजिशन ने जो कल गठजोड़ किया उसमें 11 पार्टीज़ के रहनुमा और अहम लीडर्स जो हैं वो मौजूद थे, लेकिन एक जमात जो है उसने शिरकत नहीं की और वो है जमात इस्लामी। और जमात इस्लामी ने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया कि ज़ाती मुफाद की जंग लड़ी जा रही है। ऑपोजिशन की हर पार्टी जो इस वक्त APC में बैठी है उसे अपना ज़ाती फ़ायदा, ज़ाती मुफाद चाहिए, आवाम के लिए और गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई नहीं बोल। बिल्कुल, अब ये कहा है जमात इस्लामी ने, और ऐसा क्यों कहा? आखिर जमात इस्लामी एक बड़ी पार्टी है और अपोजिशन में खासी मुतहरिक भी दिखाई दी और पास में भी देखा जाए तो खासा फाल किरदार भी अदा किया हमेशा हर तहरीक में। तो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी लियाकत बलोच साहब, उनसे हम जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम लियाकत बलोच साहब। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया जी। लियाकत साहब, जिस तरह से हमने देखा APC में शिरकत की 11 पार्टीज़ ने और भरपूर शिरकत की, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई और आइंदा का लाइमल भी बनाया गया, लेकिन जमात इस्लामी का ये मौक़िफ़ सामने आया कि जमात इस्लामी इसमें शिरकत इसलिए नहीं कर रही है कि ये APC ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ ज़ाती मफाद के लिए थी। क्या था ज़ाती मफाद और क्यों नहीं शिरकत की जमात इस्लामी ने? ज़रा वाज़ेह कर दीजिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जमात इस्लामी मुल्क गिर
मुनज़्ज़म जमात है, लोगों की खिदमत करने वाली जमात है। और इस हुकूमत का तो 2018 से जिस मतनाज़ा इंतखाब से मामला शुरू हुआ है, जमात इस्लामी ने तो एक असूली बुनियाद पर हर पहलू से, हर मौक़िफ़ को पूरे दलील से हुकूमत के मुकाबले में पेश किया है। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, अफरात ज़र हो, ज़राअत का, तजारत का, सनत का मसला हो, इन तमाम चीज़ों के हवाले से हम मैदान अमल में खड़े हैं और अपनी बात कह रहे हैं। मसले कश्मीर पर जो हुकूमत की एक गफलत है, मुजरमाना गफलत है, उस पर भी हम आवाज़। लियाकत बलोच साहब, सर आपको जी उनकी आवाज़ बंद हो गई। लियाकत बलोच साहब, आपको आवाज़ आ रही है? उनसे दोबारा राब्ता कीजिएगा। और लियाकत बलोच साहब जिन इश्यूज का जिक्र कर रहे थे, बेरोजगारी, मईशत, ये सभी के इश्यूज हैं। और कल स्पीचेस में वो आ रहा था। हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे ख्याल में। जमात इस्लामी हमेशा से बड़ी फाल थी और ये कहा जाता है कि जमात इस्लामी भी रिप्रेजेंट करती है अपोजिशन को। मौलाना फजल रहमान के साथ MMA भी बनाई थी इन्होंने मिलकर और हमेशा से बड़े फाल रहे हैं। लेकिन कल उन्होंने कह दिया कि ज़ाती मुफाद है, वो क्या ज़ाती मुफाद है वो भी हम करेंगे बात, क्योंकि हमारी कोशिश है कि उनसे हमारा राब्ता दोबारा हो। जी हमारे साथ मौजूद हैं लियाकत बलोच साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है? जी मैं अर्ज कर रहा था कि भाई ये सरसे में अपोजिशन जमातों ने एक ऐसा रवैया अख्तियार किए रखा है कि जिसमें बहुत सारी लीडरशिप जो है कि वो अपने मुकदमात और जाती मामलात के उलझाव में है। मेरे सरसे में जो पार्लियामेंट में बहुत सारे ऐसे मराइल आए जिसमें अपोजिशन को ठोक बजा के अपना किरदार अदा करना चाहिए था, उन्होंने ढीले बहानों से वही रास्ता अख्तियार किया कि जिससे हुकूमत को फायदा हो सकता है। और इसी वजह से जो अवामी मसाइल हैं, कश्मीर का मसला है, उन मसाइल पर भी अपोजिशन जमातों ने अभी तक तो किसी संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। अब APC की है, अपोजिशन जमातों को सियासत का और जमहूरियत का पूरा हक हासिल है, आईनी हक हासिल है जी। और हमने तो इसी वजह से APC में शिरकत नहीं की कि जब तक के मुस्तकबिल का एक रोल जो है कि उनका मुतय्यन ना हो सके। अब उन्होंने APC मुनक्किद कर ली और उसमें तकारीर हो गई और आइंदा का लाएअमल ऐलान हो गया और एक इत्तेहाद का नाम तजवीज़ कर दिया गया। अब असल आजमाइश तो खुद उनकी शुरू हुई है। मियां नवाज शरीफ साहब ने जिस तरीके से खिताब किया है, उस खिताब का इख्तिताम तो ये तमाम चीजें शुरू हो जाती हैं। लेकिन अब बहरहाल वक्त देखें और हालात देखें, उनके इक़दाम देखें कि वो किस हिम्मत में आगे बढ़ते हैं। लेकिन लियाकत बलोच साहब आपने कहा कि ये तमाम मामलात हैं जिन पर डिस्कशन होनी चाहिए थी। ऑब्वियसली अपने मुताबिक तो उन्होंने भी की है डिस्कशन इन तमाम इश्यूज़ पर जो कि अवामी मसाइल हैं। अगर आप साथ बैठ जाते APC में और फिर वहाँ पर ये पॉइंट रखते तो क्या ज़्यादा बेहतर ना होता, क्योंकि अपोजिशन की तमाम जमातें इकट्ठी होकर पर ये बात ये ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की सियासत में अपोजिशन का कोई पहला इकट्ठ नहीं है। जी। माजी में जितने भी इत्तेहाद और मुश्तरका जद्दोजहद होती रही है, जमात इस्लामी ने उसमें बहुत ही एक अरावल दस्ते का और एक मुनज़्ज़म किरदार अदा किया है। लेकिन बदकिस्मती है, हमारे तजुर्बात हैं कि भी इस तरह के इत्तेहादों में एक बेबुनियाद चीज़ों पे और एक छोटी छोटी चीज़ों पे एक दूसरे को डिच किया जाता है। फिर आवाम की जो बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता हो जाती हैं, उनको बिल्कुल ज़मीन बोस कर दिया जाता है, उनका खून कर दिया जाता है। इसलिए हम माजी के तजुर्बात की रोशनी में इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि जमात इस्लामी का एक साफ सुथरा किरदार है। जी। हमने अमानत और दयानत से सियासत की है, अवाम की खिदमत की है और आइंदा भी इंशाअल्लाह अवाम को लेकिन लियाकत बलोच साहब ऐसा नहीं हुआ कि जमात इस्लामी ने आइसोलेट कर लिया अपने आप को ऑपोजिशन के अंदर, क्योंकि आप जो जिक्र कर रहे हैं कि पहले भी APCs हुई हैं, ये जो कल APC हुई ये लंदन APC के बाद सबसे बड़ी APC थी जिसमें तमाम लोग मौजूद थे। अब कमी महसूस की गई जमात इस्लामी की, इसके अंदर के रिप्रेजेंटेशन नहीं थी या उस तरह से बात नहीं हो सकी, तो ऐसा नहीं लग रहा कि ऑपोजिशन में अब आइसोलेट हो जाएगी जमात इस्लामी? नहीं, मेरा ख्याल है कोई आइसोलेशन नहीं। असल तो पार्टियों का बयानिया होता है, मौक़िफ़ होता है, अवाम के अंदर उसको आप किस तरीके से पेश करते हैं। जी। हम समझते हैं कि जमात इस्लामी अपने बयानिए के साथ, अपने मौक़िफ़ के साथ
कि इस्लामी पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान, अगर हम आवाम के सामने ये मौक़िफ़ पेश करते हैं कि एहतसाब सबका होना चाहिए, मुल्क के अंदर जो इक़्तिसादी तबाहकारियाँ हैं उसकी तमाम बुनियादों को ख़त्म होना चाहिए, तो हम अपनी आवाज़ के अंदर कोई बेअसर नहीं है, बल्कि लोग जानते हैं कि जमात इस्लामी इस सिलसिले में एक मजबूत किरदार और एक मजबूत मौक़िफ़ रखती है और इंशाअल्लाह हम इन्हीं चीज़ों पे आगे बढ़ेंगे। देखें कराची में अवाम के मसाइल हैं, जमात इस्लामी लीड कर रही है। कल चिन्योट में 2 सड़कों की तबाहली है, उस पर हम आवाम के जज्बात की तर्जमानी के लिए एक बड़ा धरना। ठीक है, तो बेसिकली आप अपने दाई इस तमाम इशू को देख रहे हैं और जमात इस्लामी इस इशू को अपने तौर पर हल करना चाहती है और अपोजिशन में एक अलग रखती हुई अपोजिशन करना चाहती है हुकूमत के खिलाफ। बहुत शुक्रिया लियाकत बुलंद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने बताया कि APC में जमात इस्लामी ने शिरकत क्यों नहीं की। बिल्कुल, और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की आज बर्थडे है। सो अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू बिलावल भुट्टो और ही इज़ द यंगेस्ट चेयरमैन ऑफ अ बिग पार्टी, जिसका कई दहाइयों से पाकिस्तान में बड़ा असर और रसूख रहा, वो चाहे गवर्नमेंट में आकर रहा या ऑपोजिशन में रहा, एक अलग से स्टांस रहा और एक बड़ी लेगेसी है उनकी फैमिली की जिसको लेकर वो अब आगे बिल्कुल और आगे भी लेकर चलेंगे क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो, तो हमारी तरफ से उनको हैप्पी बर्थडे। और एक ज़बरदस्त करियर तो आगे भी उनके है, लेकिन अभी तक भी उन्होंने जिस तरह से गुजारा है वक्त मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो के बाद, वो भी काबिल तारीफ है। बिल्कुल, हाथों में शहीदों की कमान है और आप उसके तीर। आज सालगिरह है। बिलावल भुट्टो की पैदाइश 21 सितंबर 1998 में कराची की लेडी डिफरेंट अस्पताल में हुई। शहीद बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी ने खानदान की मुशावरत से इनका नाम सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग, शायर और फलसफी मखदूम बिलावल के नाम पर रखा। बिलावल भुट्टो की पैदाइश के 3 माह बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। बिलावल भुट्टो ने इब्तदाई तालीम कराची ग्रामर स्कूल और ग्रेजुएशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की। उन्होंने अपनी तालीम 2010 में मुकम्मल की। बिलावल भुट्टो 30 सितंबर 2007 को पार्टी के सरबराह नामजद हुए। तालीम मुकम्मल करने के बाद वो 2011 में वापस वतन आए और अमली सियासत का आगाज किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची के बाग जिना में 2014 में तारीखी जलसे से खिताब किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 2015 में पार्टी के इख्तियारात बिलावल भुट्टो के सुपुर्द किए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2018 में आम इंतखाबात में हिस्सा लिया और रुकने कौमी असम्बली बने। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर बिलावल भुट्टो को एक इनकलाबी सोच का हामिल लीडर करार देते हैं। बिलावल सुन भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। दूसरी ये कि उनकी अपनी जो सोच है वो बड़ी इनकलाबी सोच है। बिलावल भुट्टो खवातीन और अक़लियतों के हकूक़ के पुरजोर हामी हैं। कैमरामैन अब्दुल वाहिद खान के साथ आज़ाद रेडियो 24 न्यूज़ कराची। तो जी बिलावल भुट्टो की बर्थडे के हवाले से आपने पैकेज तैयार किया, हमारी टीम की तरफ से उनको हैप्पी बर्थडे और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह वो सियासत में भी अमली किरदार अदा करते रहेंगे और इसके साथ साथ जो भी उनके अज़ाइम हैं वो भी वो पूरे करते रहेंगे। बिल्कुल सही। इसके बाद एक अहम मसला आ जाता है तालीमी इदारों का और शफकत महमूद साहब तो कहते हैं कि तालीमी इदारों को बंद करने या डिले करने का कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं ले सकते, लेकिन सिंध ने हमेशा की तरह अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए अब ये डिसाइड किया है, चूँकि कोरोना के केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं जैसे ही तालीमी इदारे खुले, तो उनके मुताबिक ये जो अब दूसरे मरहले में स्कूल ओपन होना था 22 सितंबर को, वो 28 सितंबर तक मौखर कर दिया गया है। वो क्यों किया गया है इस पर हम बात करेंगे। सेक्रेटरी मिनिस्टर फॉर एजुकेशन हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक ठहराते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया आपको, जैसे ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोलने के लिए हुकूमत ने ऐलान किया तो फिर मामला थोड़े से बिगड़ते दिखाई दिए। थोड़ा सा केसेस का नंबर जो है कोरोना का बढ़ता रहा और अभी ये भी देखा गया है कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पर स्कूल्स खुले थे, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस खुले थे, वहाँ पर अभी ये भी इक़दाम किए जा रहे हैं। कहीं पर SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है, कहीं पर उस तरह से मामला नहीं हैंडल हो रहे, तो इसलिए केसेस भी बढ़ रहे हैं और कुछ स्कूल्स को सील भी किया गया। इसी तरह हर सूबा जो है अपनी कैपेसिटी में वो डिसाइड कर रहा है कि उन्होंने कब स्कूल खोलना है,
और कब नहीं खोलना, लेकिन 22 को सिंध ने ये ऐलान किया है कि जो सेकंड मरला था उसका आगाज़ वो नहीं करेंगे, और पंजाब और बाकी विफाक जो है वो तो इसी तरह चल रहा है, लेकिन सिंध ने फैसला कुछ डिफरेंट कर दिया। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि ये अब मौखर कर दिया है 28 सितंबर तक। पहले हम देखेंगे कि सिचुएशन क्या रहती है, फिर सेकंड मरहले में जो स्कूल्स और क्लासेस ओपन होनी थी उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। जबकि वफाकी वजीर शफकत महमूद ये कहते हैं कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं ले सकते, अभी भी हम ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। पहले ही 6 माह में तालीम का बहुत हर्ज हो गया, अब इसको जल्दबाजी में डिसीजन लेकर मजीद सिलसिला जो है ये खत्म या तातुल का शिकार नहीं कर सकते। इस पर हम बात करेंगे कि सिंध ने ये जो डिसीजन लिया है, जिसको वालिदैन ऑब्वियसली सपोर्ट कर रहे हैं कि अभी स्कूल अगर वो नहीं खोल रहे, तो किस तरह से ये डिसीजन लिया है और कैसे इसको आगे लेकर चलेंगे, इस पर बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं जॉइंट एजुकेशनल एडवाइजर टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रफीक ताहिर साहब। रफीक साहब जी, वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया रफीक साहब आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। सईद गनी साहब के मुताबिक दूसरे मरहले के स्कूल खोलने का जो फैसला है वो 28 सितंबर तक मौखर कर दिया है, और अगर सूरत हाल बेहतर ना हुई तो 28 से पहले बैठकर कोई फैसला करेंगे। क्या फैसला किया जाएगा? स्कूल फिर से बंद होने जा रहे हैं? देखिए, मैं इसमें बड़ी एक वाज़ह तौर पे बात आपके सामने रखूं। मोहतरम वज़ीर तालीम जनाब शफकत महमूद साहब ने भी एक क्लियर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक फ़ैसले का ऐलान किया है। असल में हमारे यहाँ तालीम के जितने फ़ैसले इस वक्त हो रहे हैं, ख़ासकर कोविड के रेफरेंस से, वो हमारी इंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस होती है, जिसे वफाकी वज़ीर तालीम चेयर करते हैं और तमाम सूबाई वज़रा और बाकी सेक्रेटरीज उसका हिस्सा होते हैं जी। ये एक कंसेंसस से फैसला हुआ कि हम स्कूल को 3 मरहलों में खोलेंगे, तालीमी इदारों को, जिसमें सबसे पहले नावी से लेके ऊपर यूनिवर्सिटी तक की क्लासेस जो कि 15 को खुल चुकी हैं, और उसके बाद दूसरा ये था कि उसके बाद 6ठी से 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनको हम 22 को खोलेंगे, और प्राइमरी वालों को सितंबर के आखिरी यानी 30 सितंबर को हम खोलेंगे। तो ये फैसला एक कंसेंसस से हुआ, इसके पीछे बड़ी लंबी डेलिब्रेशन हुई। वजारत हेल्थ मिनिस्ट्री इसके ऊपर ऑन बोर्ड है, NCOC इसके ऊपर ऑन बोर्ड है, तमाम स्टेक होल्डर ने मिल के इस चीज़ को किया है। तो लिहाजा अब तक ये फैसला जो वफाकी हुकूमत की तरफ से कंसेंसस से हुआ था, आज भी ये मौजूद है। सिंध का जो फैसला है उस पर मैं तो कोई तबसरा नहीं कर सकता उन्होंने क्यों ये किया है, लेकिन अब भी अगर कोई फैसले में तब्दीली आई तो यही प्रोसीजर होगा कि वजारत सेहत से बाकायदा हेल्थ मिनिस्ट्री से ओपिनियन ली जाएगी और इंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में बैठ के दोबारा इस पर कुछ फैसला होगा। तो अब तक ये फैसला कायम है जो पहले से। रफीक साहब, आपने जिसने बताया कि फैसले तो कायम हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने फैसला किया, ऑब्वियसली अब फीडबैक आ रहा है, रिस्पांस आ रहा है, स्कूल्स कॉलेजेस पूरे पाकिस्तान के बच्चे ऑब्वियसली जहाँ जहाँ पर भी अनसेफ हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना होगा, और अक्रॉस द बोर्ड आप एक पॉलिसी इसलिए भी रख सकते हैं क्योंकि हर इलाके का रिस्पांस डिफरेंट होता है, हर इलाके में केसेस की नंबरिंग भी वो भी डिफरेंट है। ये तो अक्रॉस हमने देखा कोरोना में जब डील किया गवर्नमेंट ने, तब भी ये टारगेटेड ही लॉकडाउन किए जाते थे ताकि मामला को हल किया जाए। अब फॉर इंस्टेंस अगर सिंध से केसेस सामने ज़्यादा आते हैं या फिर पंजाब के किसी इलाके से सामने आते हैं तो क्या चेंजेस लाई जाएंगी, कब तक उसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा? फॉर इंस्टेंस अभी पिछले 10 दिन जो गुजरे हैं वो, और आइंदा 5 से 6 दिनों में अगर कुछ केसेस ज़्यादा आते हैं तो कैसे इसको हैंडल करना है? प्लान क्या है, बी प्लान क्या है? देखिए, इसके अंदर बड़ा वाज़ह प्लान भी उसी मीटिंग में तय हो गया था। नंबर 1, अगर किसी स्कूल में, इंडिविजुअल स्कूल्स में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में केसेस आते हैं तो उसको फौरी तौर पे हैंडल किया जाएगा और उस स्पेसिफिक इदारे को बंद किया जाएगा। लेकिन अगर उससे ज़्यादा एक पूरा एक बड़ा ट्रेंड सामने आता है तो उसके लिए इमीडिएट ये मशावरती फोरम मौजूद है और उसके ऊपर दोबारा बैठ के फौरी तौर पर इस पर फैसला कर लिया जाएगा, क्योंकि इसके लिए बहुत लंबी ज़रूरत नहीं होती। फौरी तौर पर तमाम सूबाई वज़रा को ऑनलाइन मीटिंग शफकत महमूद साहब चेयर करते हैं और उसमें मशवरा हो जाता है और उसी से, और अब तक जितने फैसले हुए कंसेंसस से हुए जिसके नतीजे में ये आज हम यहाँ पहुंचे हैं। तो मेरा ख्याल है अगर कोई तब्दीली बहुत बड़ी सतह पे आई तो ये फोरम फौरी तौर पे उसको रिकंसीडर भी करेगा। बच्चों की सेहत, जिंदगियाँ बहुत सबसे ज़्यादा अजीज है इस पर। लेकिन अब देखिए कि आपने कहा कि तमाम कंसेंसस से और तमाम के इत्तफाक़े राय से ये डिसाइड किया जाता है, लेकिन अब सिंध जो है वो अपना डिसीजन खुद ले रहा है और दूसरी तरफ बाकी जो है वो इन तमाम चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। अभी तक ऑब्जर्वेशन क्या देखी गई है, कहाँ पे केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रही हैं, मॉनिटरिंग किस तरह से की जा रही है, जो कंट्रोल सेंटर है जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चाहे कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं या स्कूल्स हैं, कैसे उनको मॉनिटर किया जा रहा है?
देखिए अभी तक जो NCOC है वहाँ पे जहाँ बाकायदा पूरे मुल्क का डाटा हर वक्त आता है, वहाँ से कोई ऐसी चीज़ रिपोर्ट नहीं हुई कि बहुत अलार्मिंग सिचुएशन किसी स्पेसिफिक जगह पे या सूबे में हो चुकी है। स्कूलों में चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, इंडिविजुअल स्कूलों में, कॉलेजेस में भी हो रही हैं, और उनको हर सूबा और हर इलाका अपनी उसी ज़रूरत के मुताबिक उसको हैंडल कर रहे हैं, लेकिन उस इदारे की हद तक वो चीज़ महदूद है। लेकिन अगर कोई पूरे सूबे में या मुल्क में कोई फैसला होना है तो यकीनन इसके लिए कोई बाकायदा डाटा भी अवेलेबल होगा, और उसके लिए बाकायदा हेल्थ मिनिस्ट्री वो भी अपना इनपुट देगी, और NCOC भी उस पर इन्वॉल्व होती है, ऊपर एक सुप्रा बॉडी मौजूद है, तब जाके वो फैसला होगा। मेरा ख्याल है कि अभी क्योंकि रिव्यू होना है 22 के लिए, और एक आध दिन में मेरे ख्याल में वज़ीर तालीम फिर दोबारा शायद तमाम से रब्ता करेंगे और रब्ता करके बताएंगे कैसे होगा। आज 21 तारीख है, कल स्कूल खुलने जा रहे हैं, तो अब स्कूल खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे? जी खुल रहे हैं जी, कल स्कूल खुल रहे हैं। ये फैसला अभी तक मुकम्मल तौर पे मौजूद है, इसमें कोई तब्दीली अभी तक नहीं, इस वक्त तक कोई तब्दीली नहीं आई जी। ठीक है रफ़ीक साहब, एक जाते जाते ये भी बताइएगा कि ये कहा जा रहा है कि स्कूल जो बंद किए जाते हैं कोरोना के रिस्पांस की वजह से कि जी कोरोना वहाँ पे ज़्यादा है, तो 1 या 2 दिन के लिए बंद हो रहे हैं और उसके बाद वो दोबारा से डीसीएल हो जाते हैं, तो इस पर कोई फाइनल है प्लान के कितने दिन के लिए स्कूल्स बंद करने हैं, या कोई इदारा जहाँ पर कोरोना केसेज हों? देखिए ये डिपेंड करता है कि किस तरह की कोरोना केसेस की नौइयत क्या है। नॉर्मली अगर ये किसी जगह चंद बच्चे रिपोर्ट होते हैं तो उनको एक इमीडिएट आइसोलेट कर दिया जाता है, और अगर एक मखसूस क्लास में हुए थे तो उस क्लास के अंदर भी एक्शन लिया जाता है। लेकिन अगर वो देखते हैं कि ज़्यादा खतरा, तो स्कूल को उस अरसे के लिए बंद किया जाता है जब तक वो महसूस करते हैं, और उसके लिए बाकायदा किसी न किसी हेल्थ एडवाइस को वो सामने रखते हैं कि कोई एक्सपर्ट जो उस पर ओपिनियन दे कि उसको फलां दिन तक बंद रखा जाए जी। सही, बहुत शुक्रिया रफ़ीक ताहिर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। वज़ारत तालीम का अभी भी यही डिसीजन है कि स्कूल्स कल ओपन होंगे और जिस तरह से प्लान किया गया था उसी को फॉलो किया जाएगा, अनटिल और अनलेस कोई और मीटिंग होती है और रिवाइज किया जाता है इस डिसीजन को। लेकिन सिंध ने अब कहा है कि हम 28 सितंबर तक मौखर कर रहे हैं और 22 सितंबर को अभी स्कूल नहीं खोल रहे। बिल्कुल, अब इसके साथ साथ क्योंकि आज की डेट की मुनासबत है जहाँ पर बिलावल भुट्टो साहब की आज बर्थडे है, और इसके अलावा एक और अहम पाकिस्तान की लेजेंडरी गुलकारा और अदाकारा नूर जहां साहिबा को आज हम याद कर रहे हैं, क्योंकि आज उनकी भी 94वीं सालगिरह है। उनके फैंस जो कि पूरी दुनिया में मौजूद हैं वो भी उनको आज याद कर रहे हैं और उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। और किसे मालूम था कि कसूर की अल्लाह रखी वसाई कभी इतना बड़ा नाम पैदा करेगी कि दुनिया में उन्हें मलका तरन्नुम नूर जहां के नाम जाना जाएगा। सुर संगीत का बाब 2000 में बंद ना होता तो नूर जहां आज जिंदगी की 91 बहारें देख चुकी होती। पंजाब के शहर कसूर में 21 सितंबर 1926 को ये पैदा हुई, और फिर उसके बाद म्यूज़िक इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत नाम कमाया। सो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी मग़फ़िरत करे, क्योंकि दुनिया आज भी वो अपने गीतों की वजह से, अपनी आवाज़ की वजह से, अपने मदाहों के दिलों में जिंदा है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। नूर जहां के हवाले से अगर आपको बताएं कि 23 दिसंबर 2000 को वो खालिक की से जा मिली हैं और करीबन 20 साल हो चुके हैं, और आज भी दुनिया उनको उसी तरह याद कर रही है और हमेशा याद करती रहेगी, क्योंकि ऐसे जो सिंगर होते हैं वो बड़े लाजवाल होते हैं, चाहे वो नुसरत फ़तेह अली खान साहब हों, नूर जहां हों, पूरी दुनिया में इन्होंने पाकिस्तान नाम रोशन किया और आज भी ऐसे ही ये नाम जारी है। बिल्कुल, इसी के साथ हम एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन। सीपैक के हवाले से कल APC में भी बात हुई। सीपैक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एक माइलस्टोन होगा अगर ये कंप्लीट हो जाता है, और इस पर काम जारी है, और ये कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से, और ऑब्वियसली अपोजिशन ने कहा कि काम थोड़ा सा स्लो है, उस तरह से जिस तरह से स्पीड होनी चाहिए थी वो नहीं है। लेकिन चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा, जो कि चेयरमैन है सीपैक अथॉरिटी के, उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान के जनूबी इलाकों में तरक्याती मनसूबों पर काम तेजी से जारी है। आसिम सलीम बाजवा ने ट्विटर अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए ये कहा कि अहम तरीन M8 शाहराह की तामीर के लिए टेंडर्स जारी कर दिए गए हैं। M8 शाहराह की अगर बात की जाए तो इसकी तामीर से गवादर बंदरगाह तक रसाई मजीद आसान हो जाएगी। आसिम सलीम बाजवा ने यह भी कहा कि M8 से इलाके में समाजी और इक्तसादी तरक्की के साथ साथ इस्तेहकाम भी आएगा। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी ने कहा कि मंसूबों से इलाके में पाया जाने वाला एहसास महरूमी खत्म होगा, और ये वही बात है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो उस इलाके के अंदर जब आमदोरफ्त आसान हो जाती है तो उसकी तरक्की जो है वो और मजीद आसान हो जाती है। बिल्कुल, इसके साथ साथ इलाके के आवाम को वो सब दिया जा रहा है जिसके वो दहाइयों से मुंतज़िर थे, यानी कि स्पेशली बलूचिस्तान के आवाम का इसमें जिक्र किया गया है। आसिम
सलीम बाजवा ने मजीद ये भी कहा कि सीपैक की मनसूबों पर काम दिन रात जारी है, और ये बात भी उन्होंने डिनाई की कि इस पर काम रोका गया है। उन्होंने कहा दिन रात काम जारी है। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी पहले ही M8 मोटरवे के 26 अरब की लागत के 146 किलोमीटर होशाब आवारान और इनकी हिस्से की मंजूरी भी दे चुकी है, और M8 मोटरवे सखर लाड़काना को गवादर से मिलाएगी, जो इस वक्त ज़ेर तामीर है और जल्द ही मुकम्मल भी कर ली जाएगी। जबकि गवादर और खुशाब का अगर जिक्र करें तो 193 किलोमीटर हिस्से की तामीर का इफ्तिताह फरवरी 2016 में किया गया था। ये मनसूबा सुबह सिंध में रत्तू डेरू से शुरू होता हुआ गजदार, अवरान, खुशाब, तुरबत से होता हुआ सुबह बलूचिस्तान में दाखिल होता है, और उसके बाद की सड़क अब तामीर की जा रही है। साइली शहर गवादर के बिल्कुल मशरक में मकरान कोस्टल हाईवे में शामिल हो जाता है। M8 का पर्टिकुलरली अगर जिक्र करें तो ये वो मंसूबा है जिससे बलूचिस्तान में दरियाए दश्त और मैरानी डैम के करीब से एक इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर हो जाएगा। 4 लेन पर मुश्तमिल ये मंसूबा है जो कि 892 किलोमीटर पर मुहित है। 892 किलोमीटर, इट्स अ लॉन्ग ट्रैक, और इस पूरे ट्रैक के इर्द गिर्द जितनी भी आबादियां हैं, जितने भी टाउन्स आते हैं या जो भी इलाके आते हैं, डेफिनेटली उनकी सुनवाई होगी। ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज के आमदरफ्त आसान होगी, बल्कि जब इंडस्ट्रीज लगेंगी, जब कारोबारी सेंटर सीपैक का जो सेगमेंट है वो शुरू होगा, तो उससे भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत फायदा होगा, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इसके इर्द गिर्द जो है इंडस्ट्रियल हब भी बनेंगे, जिससे सीपैक को मजीद वसअत भी मिलेगी। और इब्तिदा में जो इस रोड के बारे में अगर स्पेशली बात करें तो 2 लेन बनाई जाएंगी, जबकि पहले मरहले की तकमील के बाद मजीद 2 लेन भी तामीर कर दिए जाएंगे। आसिम सलीम बाजवा साहब ने यह भी कहा कि यह मनसूबा केच और आवारान के दूर इफ्तिदा जनूबी पसमानदा अजला के लिए मीनारा नूर साबित होगा, यानी कि बहुत ज़बरदस्त ये प्रोजेक्ट है और इससे बहुत सा फ़ायदा भी होगा और इलाके के अवाम की तकदीर भी बदल कर रख देगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से इस बारे में बात की जा रही है और अराउंड $45 बिलियन से ये मनसूबा शुरू हुआ, अब $60+ बिलियन पर ये जा चुका है। अगर ये सीपैक मुकम्मल हो जाता है तो सबसे पहले तो पाकिस्तान को इसका फ़ायदा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। चाइना पाकिस्तान की दोस्ती मज़ीद मजबूत होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि भारत को बहुत आग लगेगी जब ये सीपैक मनसूबा जो है मुकम्मल हो जाएगा। भारत बड़ा परेशान है और वो बड़ी कोशिश कर रहा है कि ये मनसूबा कहीं से ना किसी तरह रुक जाए। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, पाकिस्तान की फोर्सेस इस बात के यकीन दहानी करवाती हैं अपनी आवाम को भी, और इसके साथ साथ कोशिश करेंगी कि ये सीपैक मनसूबा मुकम्मल हो और इसके साथ साथ 1 बेल्ट 1 रोड तक भी बात जाए, और फिर ये पूरा कॉरिडोर जो है वो पाकिस्तान से मुंसलिक होता हुआ पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में किरदार अदा करे। और इस तरह की डिटेल्स जो हैं वो इंडिया के लिए बड़ा एक बम धमाके का मैं कहती हूँ कि उससे अगर हम मसावी कहें तो बिल्कुल कम नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही सीपैक अनाउंस हुआ था हमें याद है कि इंडिया ने उस वक्त भी ईरान के साथ 4 सदा के मकाम पर अपनी बंदरगाह और अपने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शुरू कर दिए, जो ऑब्वियसली उसके इतने अच्छे नताइज तो नहीं मिल सके, लेकिन बहरहाल हम अपनी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किए हुए हैं, जिससे हमारे दोस्त मुल्क ना सिर्फ चाइना का फ़ायदा होगा बल्कि पाकिस्तान का अपना बहुत फ़ायदा होगा। इंडस्ट्रियल हब बनेगा, एनर्जी क्राइसिस से जिस तरह हम निकलने में हमें मदद मिली है, वो ये तमाम चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है। और इंशाल्लाह जैसे ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा पाकिस्तान तरक्की की नई मनाजिल तय करेगा। क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को जाता है, क्योंकि कोई भी हुकूमत हो, चाहे ऑपोजिशन की पार्टीज हो या गवर्नमेंट की पार्टी हो, एक बिगर पिक्चर में मुल्क की सालमियत को हमेशा मलहूज़े खातिर रखा जाता है, हमेशा फ्रंट लाइन पर रखा जाता है। एंड वी आर ग्लैड पॉजिटिविटी जो है वो हमें नजर भी आती है इन तमाम प्रोजेक्ट। बिल्कुल, इसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए जिस तरह से सीपैक की बात की, वो पाकिस्तान की तरक्की में एक बहुत अहम किरदार है। इसी तरह पाकिस्तान की तरक्की में एक और बहुत अहम किरदार होता है टैक्स रेवेन्यू का। टैक्स रेवेन्यू जो है वो पाकिस्तान की आवाम की जिम्मेदारी है कि वो टैक्स दे, और फिर जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो पाकिस्तान की आवाम पर ही खर्च होता है। तो गवर्नमेंट जो है वो कलेक्ट करती है और आवाम ये टैक्स देती है। लेकिन जब अरकान पार्लियामेंट, गवर्नमेंट में जो लोग होते हैं, वो उनका जब टैक्स का डायरी जारी होती है और उसमें हम लोग देखते हैं कि शायद बहुत कम टैक्स दिया जाता है, क्योंकि लोग समझते हैं कि शायद जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनके एसेट्स के हिसाब से तो टैक्स ज़्यादा देना चाहिए। लेकिन ये जो डायरी जारी हुई उसमें कुछ चीज़ें ऊपर नीचे देखी हमने जिस पर ऑब्वियसली ये भी बात खासी सोशल मीडिया पर बहस होती रही है। बिल्कुल, अरकान पार्लियामेंट की टैक्स डायरेक्टरी 2018 जो जारी की गई उसमें सबसे ज़्यादा टैक्स मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने 24,13,29,362 रुपये अदा किया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कोई टैक्स अदा नहीं किया। वो शायद सबसे ज़्यादा असासों के मामले में जिसे कहते हैं कि खाली हाथ थे कि उन्होंने टैक्स अदा ही नहीं किया। जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने सिर्फ 2,82,449 रुपये टैक्स अदा किया है। और कायदे हिस्से इख्तलाफ शहबाज शरीफ साहब ने
87,05,368 रुपए टैक्स अदा किया है। बिल्कुल, इसके साथ साथ अगर बात करें चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की, तो उन्होंने 2,94,000 रुपए टैक्स अदा किया। ये इनकम टैक्स है जो कि अदा किया जा रहा है। और इसके साथ साथ साबिक सदर आसिफ जरदारी की बात करें तो उन्होंने 28,91,455 रुपए टैक्स दिया है। विफाकी वजीर फैसल वाबडा, आमिर कयानी, सेनेटर फैसल जावेद ने भी कोई टैक्स अदा नहीं किया। तो इसके ऊपर तो ऑब्वियसली बहस होनी चाहिए कि क्यों टैक्स नहीं दिया। आपने फैसल वाबडा की सोशल मीडिया पर तस्वीर देखी है? वो मतलब इतने इंटरनेशनल असासे और ऐसे स्पोर्ट्स कार में बैठकर तस्वीर, लेकिन टैक्स अदा करने पर बिल्कुल जीरो। कोई टैक्स अदा उन्होंने नहीं किया। और कुछ लोगों ने टैक्स अदा किया, लेकिन वो भी बिल्कुल नॉमिनल सा, जिस तरह सरदार यार मोहम्मद रिंद है, उन्होंने सिर्फ 400 रुपये टैक्स अदा किया है। कि वो शोजे में उन्होंने 165 रुपये टैक्स अदा किया है। मतलब ये तो फिर आप ना ही करें टैक्स, मतलब जीरो बेहतर था इससे। 165 रुपये इससे बेहतर आप ना रिटर्न फाइल करें, क्योंकि अगर आपने 400 रुपये, मतलब आप सोचें कि कुछ अहम शख्सियात और बड़े बड़े सियासतदानों से ज्यादा तो टैक्स शायद मैं अदा करती हूँ, शायद नहीं, आई थिंक कंफर्म मैं अदा करती हूँ पर मंथ जो सैलरी। उसकी वजह है ना कि हमसे तो टैक्स कलेक्ट हो जाता है, सैलरी डिडक्शन। ये लोग अपनी मर्जी से नहीं देते। जैसे मैं बाय चॉइस फाइल रिटर्न करती हूँ, तो उसका मतलब है कि मुझे अपने तमाम के तमाम चीजों को डिक्लेयर करके टैक्स अदा करना है। बट उसके अंदर भी आप देखिए, मतलब ये भी फाइल टैक्स करते हैं क्योंकि ये जरूरी होता है। 400 रुपया तो मजाक है, 168 रुपए मजाक है। असेंबली के रुकन के लिए ये जरूरी है कि वो बाय चॉइस या बाय फोर्स वो टैक्स जमा कराएं, लेकिन वो टैक्स जमा क्या कराते हैं, ये है असल मसला। लेकिन खैर, ये इंडिविजुअल्स की बात करें तो अलग है कि इंडिविजुअल्स किस तरह से टैक्स दे रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है, वो उनको निभानी चाहिए और हकीकी तौर पर सच बोलकर टैक्स की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। लेकिन अगर ओवरऑल टैक्स कलेक्शन की बात करें तो हमेशा जिस तरह से हम कहते हैं कराची पाकिस्तान की बैकबोन का किरदार अदा करती है। मईशत में कराची का जो पाकिस्तान में किरदार है वो सबसे ज़्यादा है और इसकी सबूत भी मिला, क्योंकि इस दफ़ा भी सबसे ज़्यादा टैक्स जो कलेक्शन हुई है वो कराची से हुई है। और दूसरे नंबर पर रहा पंजाब। उसके बाद अगर हम जिक्र करें, और कराची में भी पर्टिकुलरली जो हमारी मार्केट्स हैं, जो बिजनेस हब है, जितने ताजर बरादरान हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा टैक्स दिया है। तो आई थिंक जब वो ये डिमांड करते हैं कि उनकी सुनवाई हो एज अ मेजर स्टेक होल्डर, उन्हें तमाम मुशावरतों में शामिल किया जाए, उनके लिए कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ और प्रिविलेजेस होनी चाहिए, तो डेफिनेटली होनी चाहिए, क्योंकि टैक्स पेयर की जो रिस्पेक्ट है वो दुनिया भर में की जाती है। और आई थिंक इस चीज़ को इस गवर्नमेंट को समझना होगा, बजाय इसके कि मजाक किया जाए 400 168 रुपये टैक्स देकर, या फिर मैं ये कहूँगी कि सिचुएशन ऐसी होती है कि असासाजात कुछ होते हैं, डिक्लेयर कुछ किए जाते हैं, और किसी और शवाहिद और पेपर्स के ऊपर जो है वो आप मतलब एविडेंस तो जो आ रहा है सामने, उस पर तो इन्होंने जो भी टैक्स दे दिया। लेकिन एक चीज़ है जहाँ पर सब कुछ वाजे है, जैसे हमने बताया है कि कराची सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहा है, तो सिर्फ वादे नहीं होने चाहिए कराची के अवाम के साथ, उनके लिए हकीकत के रूप में धारे हुए वो प्रोजेक्ट सामने आने चाहिए। और जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, जो भी आज तक की हुकूमतें करती रही हैं, वादे वो निभाए, उस तरह से नहीं गए, लेकिन कराची की आवाम टैक्स ज़रूर दे रही है, वो अपनी जिम्मेदारी ज़रूर निभा रही है, जो कि बड़ी ज़बरदस्त बात है। लेकिन इसका वो कहते हैं ना, नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। कराची की आवाम अगर टैक्स दे रही है तो फिर उनको उनका हक भी देना चाहिए। और ये इसका यही तरीकाकार है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है उस पर अमल दरामद किया जाए। 1100 अरब रुपये की जो बात की जा रही है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कराची के आवाम में प्रोजेक्ट्स बनाए जाएँ, ताकि कराची के आवाम फिर दिल खोल कर मजीद टैक्स दे और पाकिस्तान की तरक्की इसी तरह होगी। बिल्कुल। अब मुझे हमारी ये टैक्स वाली खबरें सुनकर ना हमारे पीसीआर वाले भी कहीं गायब हो गए और वो खो गए कि ये क्या हुआ है, इतना कम टैक्स यार बिल्कुल ही नहीं दिया। एनीवेज, एक और चीज़ जो हम जिक्र करेंगे, ओवर द वीकेंड हुई, ट्विटर काफ़ी एक्टिव रहा बहुत से लोगों का, जिसमें मैं सरे फहरिस्त कहूँगी मरियम नवाज साहिबा रही एपीसी के दौरान, उनका ट्विटर काफ़ी एक्टिव रहा। और उसी में एक ट्वीट जो इसी वीकेंड में आया, जिसमें उन्होंने वेलकम किया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ फाइनली ट्विटर अकाउंट पर वो उन्होंने अपना अकाउंट बना लिया है। और ये देखिए, मरियम नवाज ने जब उनका लिंक शेयर किया ट्विटर का, तो बहुत से लोग लाखों की तादाद में ऑब्वियसली अब मियां नवाज शरीफ को फॉलो भी करेंगे। और मियां नवाज शरीफ कभी भी वैसे भी सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर भी थे तब भी वो सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव नहीं रहे। चूँकि देखिए इमरान खान हैं जो वो हमेशा से ट्विटर पर, और बाकी लीडर भी ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव हैं। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब जो थे वो शहबाज शरीफ भी बहुत एक्टिव रहे हैं हमेशा से, बिलावल भुट्टो भी रहे हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब नहीं थे इतने एक्टिव। तो उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट बना लिया है और उन्होंने एक पिन भी किया ट्वीट सबसे पहले। इसके बाद अब वो ऑब्वियसली मजीद भी ट्वीट करेंगे, लेकिन लोग अब देख रहे हैं कि मियां नवाज उसमें क्या सियासत कितनी होगी। उनका जो पहला ट्वीट था ना, आपको पता है वो 24,000 रीट्वीट्स शेयर मतलब हुआ, लोगों ने उसको रीट्वीट किया, लाइक भी किया। लेकिन इसके साथ साथ एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई अबूज़र के साथ ही पैरेलल
पैरिटी अकाउंट्स बनना शुरू हो गए, फेक अकाउंट्स बेसिकली बनना शुरू हो गए और उस पर वही जो हमारा कल्चर है पाकिस्तान का कि मीम्स चलना शुरू हो गई। कुछ फनी ट्वीट्स इंतजार कर रहे होते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने अकाउंट बनाना, साथ ही उन्होंने 4-6 अकाउंट बना लिए और बड़े वहाँ भी फॉलोअर्स आना शुरू हो गए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके फेक कुछ ऐसे फेक अकाउंट हैं जिसपे असल अकाउंट से अभी ज्यादा फॉलोअर्स हैं जी। सो ये आई डोंट नो हाउ डू यू, आई थिंक आई वुड रिक्वेस्ट ट्विटर के फौरन से इनका ऑथेंटिक कर दे ताकि हमें पता हो कि व्हाट इज कमिंग फ्रॉम हिज ऑथेंटिक अकाउंट। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। मियां नवाज शरीफ को हम वेलकम करते हैं जी, ये ट्विटर उन्होंने अकाउंट बनाया और इसके साथ साथ लोग भी उनको फॉलो करेंगे। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, आज की डेट की मुनासबत से एक और अहम न्यूज़, वाली को जिद्दतों से रोशनास कराने वाले कवाल मकबूल अहमद साबरी की भी आज 9वीं बरसी है, तो उनके भी जो फैंस हैं वो उनको आज याद कर रहे हैं। बिल्कुल, अपनी गायकी के जुदागाना अंदाज से दुनिया भर में ना सिर्फ वो जाने जाते थे बल्कि उनकी फैमिली ने नस्ल दर नस्ल पाकिस्तान की इस इंडस्ट्री में अपना रोल प्ले किया है। तो इन दोनों भाइयों के हवाले से अगर बात करें, उन्होंने बैरून मुल्क में भी फ़न का मुजाहरा किया और पाकिस्तानी हमेशा उनको याद करते रहेंगे। आज उनकी बरसी है तो आज उनके फैंस उनको याद कर रहे हैं, उनके लिए अल्लाह ताला जन्नत में आला मकाम अता करे, ये उनके लिए दुआ की जा रही है। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।